डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी हैं, उनको अहमद फराज साहब के शेर से बुला रहा हूँ कि सुना है वो बोले तो फूल झड़ते हैं, ऐसा है तो चलो उनसे बात करके देखते हैं। आइए डॉक्टर धनंजय चोपड़ा। जो विमोचन की फोटो आपने खींची है मुझे व्हाट्सएप पर ठीक अभी कर दीजिए क्योंकि मुझे भेजना है वाली फोटो भेज दो फोटो। धन्यवाद। ये कुंभ नगरी में रहे लोग और कुंभ को कहा जाता है कि सृजन का माध्यम होता है। कुंभ के पूरे इतिहास को अगर देखें तो वेदों से लेकर और अब तक के, तो ये एक सृजनात्मक यात्रा है। कुंभ को हम सब अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सृजनात्मक यात्रा के रूप में देखते हैं। और जब मैं किताब पलट रहा था तो किताब का कुंभ में विमोचन करना क्यों रखा गया, ये तो गाजी जी बताएंगे और नागेश जी बताएंगी। लेकिन इसमें एक पंक्तियाँ भी हैं कि प्रयागराज संगम तट पर हर साल भीड़ जुटती है, अर्ध कुंभ और महाकुंभ में जीवन को है धरती है। वाह। तो जब आपने ये पंक्तियाँ लिखी होंगी तो आपने नहीं सोचा होगा कि जब आप कह रहे हैं कि प्रयागराज संगम तट पर हर साल भीड़ जुटती है, तो भीड़ के कारण ही आपको अपना आज स्थान बदलना पड़ा। तो ये कुंभ को दर्ज किया है आपने, और जाहिर सी बात है। दरअसल जो अभी कह रहे थे कि किसी भी लेखक के जीवन में उसकी किताब का विमोचन होना सबसे अप्रतिम अवसर होता है। और आज के समय में जब आपाधापी चल रही हो इतनी ज़्यादा, तो अपने जीवन को और जीवन के पलों को दर्ज कर लेना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जो कि मंजुलता जी ने किया है। ये अलग बात है कि हम विरासत से बहुत सारी कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि विरासत पर बड़ी इमारत खड़ा करना, ये उस विरासत के दावेदार का बड़ा काम होता है। आपको विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें बड़ी इमारत खड़ा कर सकें। और रचना के क्षेत्र में एक परंपरा को आगे बढ़ाना, अपने परिवार में लेखक अगर कोई है तो उसकी परंपरा को आगे बढ़ाना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने किया है, उसकी भलाई आपको बहुत साधुवाद। एक तो जब हम कुंभ में किताब का विमोचन कर रहे हैं तो मैं पलट रहा था, तो मुझे लगा कि मंजुलता जी का जो अस्तित्व है वो बड़ा आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ लगता है। और ढेर सारे पर्वों को शब्दों में दर्ज कर देना, ये वही महिला कवित्री कर सकती है, कवि कर सकता है, जिसने उसको जिया खूब ढंग से। तो इसमें देवी गीत भी मिल रहे हैं, इसमें रक्षाबंधन भी मिल रहा है, इसमें आज़ादी के पर्व भी मिल रहे हैं, और गंगा नदी की बात भी हो रही है, और उसी बीच में बाल श्रम की भी बात हो रही है। अद्भुत है कि अपने विषय को इतना ज़्यादा विस्तार दे देना। आप फिर मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे रचनाकारों की पहचान होती है कि वे विविधताओं का भरा करें काम। लेकिन फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जब अपनी किताब तैयार करते हैं तो बहुत ही विषय केंद्रित किताब तैयार कर लें, जिससे कि कोई व्यक्ति अगर रेफरेंस बुक्स में आपकी कविताओं का इस्तेमाल करना चाहे तो उसे मिल जाए। बहुत सारे जब कवि होता है, उसको जब कोई रचनाकार होता है ना, तो उसे अपनी सारी रचनाएं प्रिय होते हैं। जैसे किसी माँ को अपने सारे बेटे पसंद होते हैं, वैसे एक रचनाकार को अपनी सारी रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर भी हमें वो चूजी होना पड़ता है, वो चयनित करते समय ध्यान देना होता है कि हम एक लहजे की किताब जो है, एक लहजे की रचनाएं एक साथ लेकर आए।
और अगर हो सके तो आप ये कोशिश करनी चाहिए कि इतना अगर आपने लिखा तो उन विषयों को कैटेगराइज कर लें। मैं एक अध्यापक हूँ, पत्रकार भी रहा हूँ लेकिन अध्यापक हूँ, तो हम लोग किताब को इसी तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि आपकी किताब, हम अगर किसी को कहें कि भाई तुम्हें अगर देवी गीत देखने हो, अगर तुम्हें पर्वों के गीत देखने हो तो आप मंजू लता की किताब देख लें, तो हमें उसमें पर्वों के गीत ही मिलने चाहिए। उसमें बहुत सारे वैविध्य जब आ जाता है तो व्यक्ति जो शुरुआत में आपकी किताब पढ़ता हुआ आगे बढ़ता है ना, तो उसको व्यतिक्रम लगने लगता है, उसका ध्यान हट जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके से किताबों को तैयार करें। दूसरा, जब आप किताब लिखते हैं तो आपका अपना बहुत सारा जो व्यवहारगत चीज़ें होती हैं वो सामने आ जाती हैं, और यही कारण है कि आपने बाल श्रम जैसे विषय को अपनी किताब में शामिल किया है। मैं बार बार कहूँगा कि जितनी कविताएं आपने लिखी हैं उसमें ज़्यादातर तो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ सामाजिक विषय भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बाल श्रम पर लिखते हुए जब आप देखिए, एक चीज़ होती ना कि हम लोग सब सिंपैथी की बात करते हैं, संवेदना की बात करते हैं, और हमेशा हम कहते हैं कि कवि बहुत संवेदनशील व्यक्ति होता है। लेकिन जब रचनाकार संवेदनशील होने के साथ साथ संवेदनशील हो जाता है ना, संवेदना रखने लगता है, तो वो बहुत अच्छे से उस विषय को व्याख्यापित कर देता है। संवेदना, हर रचनाकार संवेदनशील है, लेकिन लिखते समय अगर आपके पास समवेदना है, यानी सिंपैथी के साथ एम्पैथी है, तो आपकी रचनाओं में समाज का दर्द चला आता है, समाज की विद्रूपताएं, दुरूहताएं चली आती हैं। और यही वजह है कि समाज अपने समय को पढ़ लेने की ताकत रचनाकार में अगर है तो वो समवेदना कर लेती है। और मंजू लता जी को बधाई देंगे कि उन्होंने बहुत सारी कविताओं में संवेदना के साथ साथ समवेदना को जाहिर करने का काम किया है। जैसे वो किसी मजदूर के साथ, मजदूरी करने वाले बच्चे के साथ जो है वो लिखती हैं कि कभी शिक्षा नहीं मिलती, नहीं मिलते खिलौने भी, जरा रोको सुनो इन बाल श्रम को अब निखरने दो। इसी तरीके से बहुत सारी रचनाएं इनकी दिखाई देती हैं। अच्छा, अब ये जरूरी होता है कि अगर आपने लिखा तो उसी तरीके की रचनाएं आपको और सुनाई देंगी कि मेरी मजबूरियां हैं आंसू अब निगाहों से बरसने को, मेरी खामोशियां पढ़ लो तड़प मन के समझने को। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, और चूँकि बच्चों को लेकर बहुत सारा मैं काम करता रहता हूँ, तो बाल श्रम पर लिखी ये कविता बीच में जो कहते ना कि आप बहुत सारी चीज़ पढ़ रहे हो और बीच में एक अटक सी लग जाती है कि अरे यहाँ रुक गए हम, तो वो यहाँ पर दिखाई दिया। जैसे वो मैं ढूंढ रहा था, अचानक मुझे कुंभ की पंक्तियाँ मिल गई। बहुत सारी कविताएं इसमें ऐसी हैं जो कि लगता है कि जैसे आपके पास बहुत सारी चीज़ चलकर चली आती है तो आप उसे दर्ज करना चाहते हैं। जैसे विश्व हृदय दिवस पर कविता लिख दी है ना, तो ये आपके पास चलकर कहीं से जानकारी आई और आपने उसे अपने रचनाओं में दर्ज कर दिया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने समय को दर्ज करने का काम किया है। इसका अन्यथा नहीं लीजिएगा जो मैंने कहा कि आपकी जो रचनाएं हैं आध्यात्मिक से जुड़ी हुई, पूजा अर्चन से जुड़ी हुई, त्योहारों से जुड़ी हुई, तो आपको उसका कैटेगराइज करके अलग से कर लेना चाहिए। ये मैंने आपको सुझाव के रूप में रखा है, क्योंकि जो गाजी जी हैं वो तो एक मंच प्रदान करते हैं नए रचनाकारों को, और मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए एक आवाज़ में भागा हुआ हर कार्यक्रम छोड़कर भाग आता हूँ। ये हमारा निवेदन है, स्वीकार कर कि मैं यहाँ चला हूँ, क्योंकि एक बेहतरीन काम होता है कि आप रचनाकारों को मंच दें। और इलाहाबाद की रवायत रही है, इलाहाबाद की पहचान रही है ना, हाँ, कि हम रचनाकारों को न केवल मंच देते हैं बल्कि उन्हें उत्साह संभालते हैं, एक तरीके से कहा जाए। इस रचना, ये तो शहर की बड़ी तासीर रही है, और मैं जिस पीढ़ी के साथ रहा और अब तक जहाँ जैसे, तो हमने देखा हुआ है कि कैसे कैसे लोगों ने यहाँ पर इस रवायत को कायम कर रखा है। अब लोग कम हैं,
ये भी कहना पड़ेगा। अब लोग कम हैं। वो एक समय था जब रचनाकार अपने पीछे आ रहे रचनाकारों को या अपने साथ चल रहे रचनाकारों को मंच देने का काम करते थे, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है। ये गायब सा है, ये हमारे समाज से गायब सा है। और इलाहाबाद की जो तासीर है, इलाहाबाद की जो पहचान है, वो इसी पर टिकी हुई थी। बड़े बड़े वैचारिक आंदोलन, साहित्यिक आंदोलन इसीलिए चल पाए कि लोगों ने पीढ़ियों को संभालने का काम किया था, अपने साथ चलने वालों को संभालने का काम किया। तो गाजी मियाँ इसके लिए जो है वो बधाई के पात्र हैं। न केवल वो मंच दे रहे हैं, प्रकाशन कर रहे हैं, ये एक पूरी पीढ़ी को संभालने की रवायत निभा रहे हैं। तो मैं मंजुलता जी के साथ साथ गाजी जी को भी ये बधाई देता हूँ और उन्हें साधुवाद देता हूँ कि ये क्रम उनका जारी रहे। ईश्वर करे कि उन्हें ये शक्ति प्रदान करता रहे। वीरेंद्र भाई मेरे कान में फूंक कर गए थे, बोलते रहिएगा, मैं लौट कर आ रहा हूँ। तब तक मैंने ये देखिए, इसी को कहते हैं निभा ले जाना। तो मैं उतने समय को निभा ले गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे सुना।